IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन में हमने पाया कि वेव नंबर को ज्ञात करते समय जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं उस फार्मूला में फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस मास दोनों ही पर डिपेंड करता है वेव नंबर की वैल्यू, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण कांस्टेंट्स हैं। बंध के दोनों तरफ उपस्थित परमाणु कौन कौन से हैं उन पर भी वेव नंबर डिपेंड करता है। उसके बदलते ही वेव नंबर बदल जाता है, और वह कितनी दृढ़ता से आपस में बंधे हैं, यानी सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इससे भी वेव नंबर की वैल्यू जो है वो बदल जाती है। और वेव नंबर की वैल्यूज़ को हम उदाहरण से भी देखा हमने। सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए वेव नंबर अलग है, सी डबल बॉन्ड सी के लिए वेव नंबर अधिक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए दृढ़ता बढ़ने पर वेव नंबर और अधिक हो जाता है। एटम के बदलने पर वेव नंबर किस प्रकार से बदलता है? सी बॉन्ड ओ अगर सिंगल बॉन्ड है तो दोनों ही एटम सी बॉन्ड सी से एक कार्बन की जगह ऑक्सीजन रिप्लेस करने पर वेव नंबर बदल जाता है, और अगर यह दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो और सुदृढ़ बॉन्ड होने के कारण वेव नंबर और बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि कंपन मुश्किल हो जाती है, और कंपन के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अधिक ऊर्जा जो है वो वेव नंबर के बढ़ने से हमें यहाँ पर दिखाई देती है, यानी वेव नंबर बढ़ा हुआ हमें मिलता है। इसी प्रकार अन्य और उदाहरण देखने पर हम पाते हैं कि एक तरफ कार्बन और बंध के दूसरी तरफ अगर परमाणु बदल जाता है तो वेव नंबर सी बॉन्ड सी के लिए, सी बॉन्ड ओ के लिए और सी बॉन्ड एन के लिए रेंज 1300 से लेके 800 nm के बीच में, सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार डबल बॉन्ड में भी अगर दोनों परमाणु अलग अलग होते हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ, या सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन या एन डबल बॉन्ड ओ, तो भी वेव नंबर अलग अलग आते हैं। और इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ परमाणु बदलने पर हमारे पास यह वैल्यू भी अलग अलग आती है। तो यदि हम देखते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि किसी भी अणु में बंधों के दोनों तरफ परमाणुओं का जो व्यवस्था होती है और जो वातावरण होता है हर अणु के लिए अलग अलग होता है। यदि वह अल्कोहल का अणु है या ईथर का अणु है या एल्डिहाइड का है या कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग अलग डेरिवेटिव्स के लिए है, एसिड या अनहाइड्राइड या एस्टर या एमाइड। इस प्रकार से जैसे जैसे अणु में क्रियात्मक समूह बदलता है अणुओं की संरचना बदलती है, और इस प्रकार से जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं उनकी वैल्यू हमें अलग अलग प्राप्त होती है। यह इस टेबल को देखकर हम समझ सकते हैं। CH बॉन्ड अगर एल्डिहाइड में प्रेजेंट है तो उसके लिए वेव नंबर जो है वह अलग आता है। C बॉन्ड H एल्कीन में है या एल्काइन में है या एल्केन में है तो इनकी वैल्यूज़ हमें अलग अलग मिलती हैं। OH बॉन्ड H के दूसरी तरफ अगर कार्बन की जगह ऑक्सीजन है, यानी जैसे अल्कोहल में, या अल्कोहल में भी जो स्ट्रेचिंग बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। OH जो बॉन्ड है वह अल्कोहल में भी प्रेजेंट होता है, फिनॉल में भी हो सकता है और एसिड में भी हो सकता है। और यह जो क्रियात्मक समूह हैं इनमें प्रत्येक ऑक्सीजन जो है वो अलग तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी अल्कोहल में वह टर्मिनल कार्बन से जुड़ा है, फिनॉल के अंदर वो एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर वो सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, तो इसका वेव नंबर भी अलग अलग होगा। ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। टेबल से हम इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, जो सेलेक्टेड वैल्यूज़ हैं, इनको हम समझ भी सकते हैं। वेव नंबर क्यों अधिक है, क्यों कम है, ये भी हम अब पहचान सकते हैं, क्योंकि M1 और M2 यानी बॉन्ड के दोनों तरफ जो एटम्स हैं उनके बदलने पर भी यह निर्भर करता है, और बॉन्ड
के फोर्स पर भी ये निर्भर करता है, फोर्स कांस्टेंट पर भी निर्भर करता है। तो अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो भी वेव नंबर बढ़ेगा, और अगर एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो भी वेव नंबर बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है तो उसमें सी बॉन्ड सी हो सकता है एल्कीन में, सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है एल्कीन में, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है एल्काइंस में। और इन सभी के लिए वेव नंबर के मान हमको दिए गए हैं। ये हम देख सकते हैं कि बॉन्ड्स के बदलने पर वेव नंबर बदल रहे हैं। सी बॉन्ड ओ एल्कोहल के अंदर, सी बॉन्ड ओ ईथर के अंदर, सी डबल बॉन्ड ओ एस्टर में, एल्डिहाइड में जो प्रेजेंट हैं, उन सभी के लिए वेव नंबर चेंज होते हैं। ये हम इस टेबल में आसानी से देख सकते हैं। तो हमें यह समझना है कि मॉलिक्यूल की संरचना क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, और उन बॉन्ड के दोनों तरफ कौन कौन से एटम्स लगे हुए हैं, और बॉन्ड्स की उनके बीच में संख्या कितनी है। इन सब से वेव नंबर की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होती है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स में स्ट्रेचिंग, सी बॉन्ड सी की स्ट्रेचिंग जो है वो हमें किस रेंज में मिलती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। यदि वह टर्मिनल CH3 ग्रुप है तो उसकी स्ट्रेचिंग हमें मिलती है अलग वेव नंबर पर, और यदि वह बीच में मिथाइलिन ग्रुप का CH है तो वह उसकी बेंडिंग और उसकी स्ट्रेचिंग दोनों ही अलग अलग वेव नंबर्स पर हमको प्राप्त होती हैं। तो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जो कि एल्केन का है। मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं प्रोपेन, तो हम जब उस संरचना को खोल कर लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि टर्मिनल जो दोनों कार्बन्स हैं उनके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन्स जो हैं वह सेम एनवायरनमेंट में हैं, सेम प्रकार के हैं, और सेम तरह से स्ट्रेचिंग और बेंडिंग पीक्स दे सकते हैं। लेकिन जो बीच में कार्बन है वह क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है तो उस पर जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, उनकी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो है वो अलग अलग होगी, और इसलिए उनकी जो वेव नंबर की वैल्यू है वो टर्मिनल हाइड्रोजन्स की तुलना में अलग होगी। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन है, उसके हिसाब से भी यहाँ पर वेव नंबर की वैल्यू बदलती है। अल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल उदाहरण अगर हम लेते हैं C2H6O, तो हम इस मॉलिक्यूल को भी देखते हैं, इसमें किस किस तरह के हमको वाइब्रेशंस मिलेंगे और किस तरह का स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, और इसमें कौन कौन सी वेव नंबर्स यहाँ पर हमें पीक्स के रूप में प्राप्त होंगे स्पेक्ट्रा में। इसका अध्ययन करने के लिए हम इस संरचना को अगर माइन्यूटली देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें सी बॉन्ड सी एक स्ट्रेचिंग है, सी बॉन्ड ओ एक और स्ट्रेचिंग हमें मिलेगी, ओ बॉन्ड एच एक और स्ट्रेचिंग मिलेगी, सी बॉन्ड एच ये भी हमें वहाँ पर मिलेगा, सी बॉन्ड एच की बेंडिंग भी हमको मिलेगी। तो इस प्रकार से OH, सी बॉन्ड O और सी बॉन्ड C ये तीन प्रकार की आइडेंटिफाइड डिफरेंट पीक्स हमको इसमें प्राप्त होंगी जो किसी अन्य मॉलिक्यूल में यहाँ पर नहीं होंगी, जो हाइड्रोकार्बन्स में नहीं है। कम से कम हाइड्रोकार्बन में सी बॉन्ड O और O बॉन्ड H की पीक्स एब्सेंट होंगी जो कि अल्कोहल में प्रेजेंट होंगी। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम दूसरा स्ट्रक्चर आइसोमर अगर देखते हैं तो इसका फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर। सेम C2H6O इसका आइसोमर हो सकता है ईथर, लेकिन ईथर में बॉन्डिंग बदल जाती है और इसमें जो बॉन्डिंग है वह क्या हमें प्राप्त होती है, सी बॉन्ड H, सी बॉन्ड O और O बॉन्ड C, यानी जो O बॉन्ड H है वह यहाँ पर एब्सेंट है। तो अल्कोहल और ईथर के अंदर जो डिफ्रेंशिएटिंग पीक हमें प्राप्त होगी वह O बॉन्ड H की अल्कोहल के लिए और C बॉन्ड O की ईथर में, जो कि अलग से हमको दिखेगी, और हम बता सकते हैं कि ये दोनों
का स्पेक्ट्रा जो है वो अलग है। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग हमें स्पेक्ट्रा देंगे। इसी प्रकार से अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में कॉमन ग्रुप है। एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O है, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O है, एसिड में भी C डबल बॉन्ड O है, और एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं यानी एमाइड है या एसाइल क्लोराइड है या एस्टर है या अनहाइड्राइड है, इन सभी में C डबल बॉन्ड O एक कॉमन मोइटी होती है। तो इन सब C डबल बॉन्ड O की जो वैल्यूज़ हैं वो हम पाते हैं कि वह अलग अलग हमको प्राप्त होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर इस टेबल में भी देख सकते हैं। एल्डिहाइड के लिए, एस्टर के लिए, कीटोन के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और नाइट्राइल ग्रुप के लिए, इन सभी के लिए जो वेव नंबर का मान है वह हमें यहाँ पर डिफरेंट प्राप्त होता है। और वह डिफरेंस क्या है? एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O जो है वो एक तरफ मान लीजिए सभी में एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वह एल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है, लेकिन दूसरी ओर एल्डिहाइड में वह H से जुड़ा है, कीटोन में वह CH3 से जुड़ा है, एसिड में वह OH से जुड़ा है, एसाइल क्लोराइड में वह Cl से जुड़ा है, एमाइड में वह NH2 से जुड़ा है या OR है या OC डबल बॉन्ड OR है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के दूसरी तरफ कौन सा एटम है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वह जो एटम प्रेजेंट होता है उसके कारण उसके वेव नंबर की वैल्यू बदल जाती है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्पेक्ट्रा को देखकर, उसकी वैल्यूज़ को देखकर, वेव नंबर की वैल्यू को देखकर कि वह स्पेक्ट्रा कौन से मॉलिक्यूल का है, और इस प्रकार हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन आसानी से कर सकते हैं, जिसमें यह स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन एप्लीकेशन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आती है, और यह हमको आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हेल्प करेगा। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ जाएंगे तो हमें इस चैप्टर को आसानी से समझ में आएगा।